हाँ तो ठीक। आवाज आ रही। तो जाओ, तो आवाज़ आ रही तुम बोले। हाँ हाँ, अब जाओ। हाँ तो भाई, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्लास, अब क्लास में आप लोग ये याद रखिए कि इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखिए कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपके 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में क्या क्या आता है? तो सिंपल सेंटेंस में देखिए 2 चीजें आती हैं। एक आती है आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक, और दूसरी आपकी आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आता है? फाइनाइट वर्ब में नंबर 1 पर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 पर आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और नंबर 3 पर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। और नंबर 4 पर आपका आता है लिंकिंग वर्ब। ठीक। और नॉन फाइनाइट वर्ब में नंबर 1 पर आता है आपका इन्फिनिटिव। ठीक। नंबर 2 पर आता है आपका जीरंट। और
नंबर 3 पर आपका आता है पार्टिसिपल। ये इतने भाग जो है ये सिंपल सेंटेंस के होते हैं। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस आता है। कंपाउंड सेंटेंस में पहला भाग जो है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक। दूसरा होता है आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब आ जाइए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले आप लिख लीजिए इसके दो भाग। पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक। और दूसरा भाग होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका इसके 3 भाग होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने भाग होते हैं? 3। सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहला जो आता है आपका ये आता है नाउन क्लॉज। ठीक। दूसरा आपका आता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा आपका आता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तो आप लोग ये चार्ट बना लीजिए और चार्ट अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसके हिंदी में भी नाम लिखे दे रहा हूं। जो सिंपल सेंटेंस है इसे कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस है इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज को कहते हैं मुख्य उपवाक्य। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है इसको कहते हैं समान पदीय। समान पदीय उपवाक्य। ठीक। और इसके बाद यहां पर फिर वही बात आ गई, प्रिंसिपल क्लॉज को कहेंगे मुख्य उपवाक्य। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसे हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। क्या कहेंगे भाई? आश्रित उपवाक्य। इसके बाद नाउन क्लॉज को कहेंगे, नाउन क्लॉज को कहेंगे संज्ञा उपवाक्य। ठीक। और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है इसे कहेंगे विशेषण उपवाक्य। और एडवर्ब क्लॉज है इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आई बात भाई? तो ये तो हो गए हिंदी नाम। अच्छा, अब हम सिंपल सेंटेंस में आते हैं और यहां पर दिया है फाइनाइट वर्ब। तो अब सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का आना अनिवार्य होता है, तभी वो सेंटेंस का रूप ले पाता है। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के, टेंस के अनुसार बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का आना अनिवार्य होता है। अब आ गई बात नॉन फाइनाइट वर्ब की। जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार नहीं बदलती है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इतनी बात समझ में आ गई? ये पहले भी पढ़ चुके हो। अब ये चार्ट तो आप लोगों ने बना ही लिया है। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि कैसे सिंपल सेंटेंस होता है और कैसे फाइनाइट वर्ब बदलती है और कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलती है।
सब लोग लिख चुके? अच्छा, तो देखिए अब मैं सिंपल सेंटेंस का एक उदाहरण आपको लिख के बता रहा हूं, समझिए आप। ये है आपका सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस है आपका आई वेंट टू कानपुर टू सी द जू। ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस है आई गो टू कानपुर टू सी द जू। एक सेंटेंस है आपका ही गोज टू कानपुर, ही गोज टू कानपुर टू सी द जू। एक सेंटेंस है आपका दे विल गो टू कानपुर टू सी द जू। अब ये तुम्हारे सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि जो क्रिया अपने सब्जेक्ट पर्सन के नंबर के जेंडर के अनुसार बदलती रहती है वो फाइनाइट वर्ब है, और जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के जेंडर के अनुसार नहीं बदलती है वो नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट में तुम्हें मालूम ही है कि एक इन्फिनिटिव आता है, एक जीरंड आता है, एक पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पर हम पहले सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा आई है, उसके साथ फाइनाइट वर्ब आ गई है वेंट, यानी वो वाक्य पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो आई के साथ वेंट आ गया। फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के साथ गो आ गया। फिर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो गोज आ गया। फ्यूचर टेंस में है, सब्जेक्ट हमारा दे है तो विल को आ गया। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये चारों क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के जेंडर के अनुसार बदल रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई था तो गो हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार गो हो गया। लेकिन यहां पर थर्ड पर्सन ही आ गया तो फिर यहां पर गो नहीं हुआ, यहां पर क्या हो गया, गोज हो गया।
ये पास्ट टेंस में है तो गो नहीं हुआ, वेंट हो गया। ये फ्यूचर टेंस में है तो विल गो हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन यहां पर देख लीजिए, टू सी, टू सी, टू सी और ये टू सी, चारों सेंटेंसों में टू सी आया है, कहीं पर बदला नहीं है। और मैंने पहले ही बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा दें और उसका हिंदी में अर्थ ना नी ने निकले तो इन्फिनिटिव कहलाता है। चारों जगह पर इन्फिनिटिव आ गया, ये वर्ब बदली नहीं है कहीं पर भी, तो ये नॉन फाइनाइट हो गई। और ये बदली है इसलिए ये फाइनाइट हो गई। तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंपाउंड सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा सरल है, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं। फिर इससे कठिन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर उससे भी अधिक कठिन है सिंपल सेंटेंस। तो धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनको आपको तैयार करना है। एंड हो गया, एंड के बाद एज वेल, एज हो गया। एज वेल एज के बाद आपका बोथ एंड हो गया। बोथ एंड के बाद नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद आर हो गया। आर के बाद
अदरवाइज हो गया, अदरवाइज के बाद यट हो गया, यट के बाद स्टिल हो गया, स्टिल के बाद फार हो गया, फार के बाद सो हो गया, सो के बाद देयरफॉर हो गया, देयरफॉर के बाद व्हाइल हो गया, व्हाइल के बाद नंबर आ जाएगा आपका आइदर आर, इसके बाद नाइदर, नार, और कभी कभी नार का प्रयोग अलग से भी होता है। इस तरह से ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम हिंदी में भी अर्थ बता दे रहे हैं ताकि तुमको अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो। पहला है तुम्हारा एंड, एक देखिए और छूट गया है अभी, बट अभी हम और बताएंगे तो जो जो छूटते जाएं उनको इसी लिस्ट में जोड़ते जाना है, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल यह बल्कि वह भी, आर का मतलब होता है अथवा, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, यट का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, फार का अर्थ होता है क्योंकि, सो का मतलब होता है अतः इसलिए, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, व्हाइल का अर्थ होता है जबकि, आइदर आर का अर्थ होता है या तो या, नाइदर नार का अर्थ होता है ना तो ना, नार का मतलब होता है नहीं तो, और बट का अर्थ होता है किंतु परंतु लेकिन। ये इनका हिंदी में अर्थ हो गया। अब ये जितने कंजंक्शन हैं, इन कंजंक्शंस को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग जो मैं बता रहा हूं उसमें जो कंजंक्शन बताऊंगा, अगर कोई छूट गया हो और उसमें मैं बता दूं तो उसको इसी प्लेलिस्ट में कंजंक्शन को जोड़ लेना। अब कौन कौन से 4 भाग होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शंस के? 4 भाग होते हैं, जिनमें से एक भाग होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन, एक भाग होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एक भाग होता है
अल्टरनेटिव कंजंक्शन और एक भाग होता है इलेटिव कंजंक्शन। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कुमुलेटिव कंजंक्शन को यदि समान पद वाले 2 वाक्य आ जाएं तो जिस कंजंक्शन को जोड़ने में हम प्रयोग करेंगे उसी को हम कुमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसे जोड़ने वाला कंजंक्शन भी कहा जाता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है विरोध प्रकट करने वाला, पहले वाले क्लास में जो बात कही गई है दूसरे वाले क्लास में उसका विरोध किया जाए, वहां पर जिन कंजंक्शंस का प्रयोग हम करेंगे उन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन विकल्प 2 दिए होते हैं, 2 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चुनाव करना होता है, तो उसे हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं अगर जिस कंजंक्शन से उसे जोड़ें। और इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन में कारण दिया होता है और उस कारण का कुछ परिणाम होता है जो दूसरे क्लास में निकलता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से तुम्हारे कितने हो गए? 4। पहला कुमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, चौथा इलेटिव कंजंक्शन। अब इन 4 कंजंक्शंस का विश्लेषण हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।